ईश्वरचंद विद्यासागर हम लोगों ने शायद हेडिंग शुरू की थी। ठीक है। कल मैंने इनके बारे में आपको बताया तो था ही, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में, कि एक तो यही कि एक संस्कृत स्कॉलर थे और 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने इन 1850। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये संस्कृत के स्कॉलर थे तो ट्रेडिशनल थॉट को ही ये ज्यादा प्रेफर करते थे, वेस्टर्न थॉट को भी ये प्रेफर करते थे। इनका मानना ये था कि पश्चिम और पूरब के दोनों के जो सबसे बेस्ट थॉट हैं वो मिलकर ही आगे भारत को, भारत में जो नॉलेज है उसे बढ़ा सकते हैं, नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने संस्कृत कॉलेज में वेस्टर्न लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया जब वहां के ये प्रिंसिपल थे। संस्कृत सीखने की इन्होंने नए तौर नए तरीकों को भी शुरू किया, संस्कृत सिखाने के नए तरीकों को शुरू किया। इवन इन्होंने एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जो कि नॉन ब्राह्मण्स के लिए था। एक्चुअली पहले संस्कृत कॉलेज जितने भी थे वो ब्राह्मण्स के लिए एक्सक्लूसिवली होते थे, लेकिन इन्होंने, चूंकि पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं इंडिया के वो सब संस्कृत में हैं, तो फिर इनका मानना ये था कि केवल एक वर्ग तक ही वो ज्ञान सीमित रह जाता है, इसलिए तो फिर इन्होंने संस्कृत सिखाने के लिए नॉन ब्राह्मण्स को भी, उनके लिए एक कॉलेज की स्थापना की। बंगाल में थे, बंगाली लोग संस्कृत को बहुत ज्यादा जानते नहीं थे, तो इन्होंने एक बंगाली प्राइमर भी लिखा। प्राइमर माने व्याकरण, मतलब व्याकरण नहीं, वर्ण कह सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? क्लियर है सर। अच्छा। तो इन्होंने एक बंगाली वर्ण माला भी बनाई जो कि अभी भी यूज होती है। तो एक तो इन्होंने एजुकेशन के लिए इनका ये काम था जो मैंने बताया। दूसरा, इन्होंने विडो रिमैरिज को सपोर्ट किया, विधवा विवाहों को इन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। और ये कहते हैं कि 1856 का विडो रिमैरिज इन्हीं की सपोर्ट से बना, मतलब इन्हीं का, इनका बड़ा दबाव था उसके लिए, ये बड़ा मन से उसे चाहते थे कि वो बने, सरकार को इन्होंने सपोर्ट भी किया। तो वीडो वीडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1856 पास हुआ बाद में इन्हीं के सहयोग से। इस एक्ट की सबसे पहला जो विवाह था, वीडो वीडो रिमैरिज एक्ट के एक्ट अंतर्गत जो सबसे पहला एक ऑथेंटिक मैरिज थी वो इन्हीं के द्वारा संपन्न कराई भी गई। दिसंबर 1856 में, 86 में इन्होंने ही वो मैरिज को संपन्न कराया। बाद में लगभग 1860 तक इन्होंने 25 ऐसी विवाह कराए, ऐसी शादियां इन्होंने कराई जो विधवा महिलाओं से थे। चाइल्ड मैरिज को के अगेंस्ट में थे, पॉलीगैमी के अगेंस्ट में थे, दोनों के अगेंस्ट में थे। और चूंकि ये मानते थे कि गर्ल्स की एजुकेशन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट में डीआईओएस थे, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे। और डीआईओएस रहते हुए इन्होंने 35 स्कूल खुलवाए। 35 का खुलवाए, क्या खुद खोले, अपने खर्चे से खोले। 35 गर्ल्स स्कूल इन्होंने खोले थे पूरे बंगाल में। जो बंगाल में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खुला भी बैथ्यून स्कूल के नाम से उसे जानते हैं, आजकल तो वो बैथ्यून कॉलेज है कलकत्ता में, 1849 में। उसके ये पहले सेक्रेटरी भी थे, फर्स्ट सेक्रेटरी थे उसके। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि बंगाल में विशेष तौर पर शिक्षा और सोशल रिफॉर्म के इन्हें पाइनियर के रूप में हम लोग देख सकते हैं, अग्रदूत के रूप में इन्हें देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं इनके बारे में, आप ये लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में आई हैं ये चीजें। फर्स्ट पॉइंट लिखना, ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर वॉज
a great Sanskrit scholar, a great Sanskrit scholar of 19th century, of 19th century, ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के संस्कृत के एक महान संस्कृत के एक महान विद्वान थे। इन 1850 in 1850 he became the principal of he became the principal of Sanskrit college. He became the principal of Sanskrit college. 1850 में वे 1850 में वे ब्रेक हो रही है, रुको तो एक मिनट। सॉरी, तो क्लियर है वॉइस। अब मेरे हिसाब से क्लियर होगी। अब क्लियर है ना? सर हाँ जी, तो आप इसमें लिखिए अगले पॉइंट में। 1850 में वे बंगाल में संस्कृत कॉलेज के बंगाल में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य चुने गए या प्रधानाचार्य बने। ही इंट्रोड्यूस ही इंट्रोड्यूस या ऐसा लिखना, इसको ऐसा लिखना। देखो, चूंकि ये मानते थे कि ईस्टर्न लर्निंग यानी पूर्वी दुनिया का ज्ञान और पश्चिमी दुनिया का ज्ञान दोनों ही अच्छे हैं। तो अगर भारत को का उद्धार हो सकता है या भारत आगे बढ़ सकता है, तो फिर दोनों दुनियाओं का ज्ञान हम लोगों को देखना पड़ेगा, उसको दोनों को ही सीखना पड़ेगा। तो ईस्टर्न लर्निंग जो है उसका माध्यम संस्कृत था, वेस्टर्न लर्निंग का माध्यम अंग्रेजी था। तो ये चाहते थे कि संस्कृत और अंग्रेजी दोनों लोग सीखें, जिससे दोनों ज्ञान के बारे में लोगों को पता चल पाए। इसलिए उन्होंने दोनों को इंट्रोड्यूस किया। संस्कृत कॉलेज में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेस्टर्न थॉट्स को इंट्रोड्यूस किया पहली बार। तो आप लिखिए इसको, एज ही एज ही थिंक एज ही थिंक दैट ईस्टर्न लर्निंग as he think that Eastern learning and Western learning both are necessary both are necessary both are necessary for Indian Renaissance for Indian Renaissance. He introduced he introduced the study of Western thought in Sanskrit college चूंकि वह भारतीय पुनर्जागरण के लिए क्योंकि वह भारतीय पुनर्जागरण के लिए पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों संसार के ज्ञान को आवश्यक मानते थे दोनों संसार के ज्ञान को आवश्यक मानते थे इसलिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज में
संस्कृत कॉलेज में पश्चिमी विचारों के पढ़ाया जाना शुरू किया। पश्चिमी विचारों को पढ़ाया जाना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, अगले पॉइंट से। देखो, ये मानते थे कि भारत में एक बड़ी परेशानी रही कि हमारे यहाँ जो टीचिंग थी पहले, या लर्निंग थी, वो केवल एक वर्ग तक सीमित रही, जैसे विशेष तौर पर ब्राह्मण्स तक, क्योंकि वो स्कॉलर सोसाइटी से आते थे, प्रीस्टली सोसाइटी से आते थे। तो जो ज्ञान था वो वहीं तक सीमित रह गया, आगे वो बढ़ा नहीं। वो इस मोनोपोली को ब्रेक करना चाहते थे। अब आम जनता तक संस्कृत कैसे पहुंचे? तो उसके लिए फिर इन्होंने प्रयास किए और संस्कृत कॉलेज खोला एक नॉन ब्राह्मण्स के लिए। तो आप लिखिए इसमें, he was determined he was determined to break the priestly monopoly, to break the priestly monopoly on scriptural knowledge, on scriptural, यानी हमारे जो पुराने ग्रंथ थे, ऑन स्क्रिप्चरल नॉलेज, हिंदी में लिखिए इसे, वे वे प्राचीन ज्ञान पर वे प्राचीन ज्ञान पर पुजारियों के एकाधिकार को पुजारियों के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। सो ही ओपन्ड संस्कृत कॉलेज संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण्स टू नॉन ब्राह्मण्स टू इसलिए उन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए एक संस्कृत कॉलेज खोला, ठीक है। he also introduced new methodology of teaching संस्कृत उन्होंने संस्कृत सिखाने के लिए एक नए तरीके को भी आविष्कृत किया। ही रोट, कंटिन्यूएशन में लिखना, ही रोट अ बंगाली प्राइमर, वर्णमाला कहते हैं प्राइमर को, ए आ ई उ, ये वाली। ही रोट अ बंगाली प्राइमर which is still used उन्होंने एक बंगाली वर्णमाला भी तैयार की, जो कि अभी तक उपयोग में आती है। ठीक है, ये तो उनका एजुकेशन को लेके वर्क था जो उन्होंने किया। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। अब देखो, उनका दूसरा सबसे बड़ा काम है विधवाओं के लिए, विशेष तौर पर विडो रिमैरेज, इसके लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज लिख लीजिए, अभी इसको एजुकेशन का सारा एक ही तरफ कर लीजिए।
तो नेक्स्ट पॉइंट से लिखना इसमें नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, एज गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, एज गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, he organized he organized 35 girls schools in Bengal. He organized 35 girls school in Bengal, और अपने पैसे से खोले थे। ऐसा नहीं कि किसी से कुछ चंदा लिया हो या नहीं, जो इन्हें तब पैसे मिलते थे। वो बड़ी शानदार कहानी है, कि इनके बारे में मैं सुनाऊंगा उसे मौका मिलेगा तो। एज गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, ही ऑर्गेनाइज 35 गर्ल्स स्कूल। ठीक है। उन्होंने 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 सरकारी स्कूलों के निरीक्षक होने के नाते, सरकारी स्कूलों के निरीक्षक होने के नाते 35 35 बालिका विद्यालय खोले, बालिका विद्यालय खोले। ही वॉज ऑल्सो he was also the secretary of first girls school. He was also the secretary of first girls school. अब इसका नाम है स्कूल का द बेथ्यून स्कूल ऑफ कैलकाटा। इंपॉर्टेंट है, द बेथ्यून स्कूल ऑफ कैलकाटा, और ब्रैकेट में लिखना 1849 में बना था ये, तो 1849 लिख लीजिए इसके आगे, द बेथ्यून स्कूल ऑफ कैलकाटा, और ब्रैकेट में 1849। ठीक है, हिंदी में लिखिए। वे कलकत्ता के प्रथम वे कलकत्ता के प्रथम बालिका विद्यालय, कलकत्ता के प्रथम बालिका विद्यालय बैथून स्कूल के सेक्रेटरी भी थे, या बैथून स्कूल के सचिव भी थे। ठीक है, और ब्रैकेट में 1849। ये इनके काम थे एजुकेशन को लेके। दूसरा इनका बड़ा वर्क था विडो रिमैरिज को लेके, और विडो रिमैरिज एक्ट जो है 1856 का इन्हीं की बदौलत पास हुआ। तो आप लिखिए, he started a movement he started a movement to support widow remarriage, to support widow remarriage। उन्होंने उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए, विधवा पुनर्विवाह के सहयोग में, ऐसा लिखना, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के सहयोग में एक आंदोलन चलाया। एंड दिस मूवमेंट रिजल्टेड, और इस आंदोलन की वजह से पास भी हुआ वो। एंड दिस मूवमेंट रिजल्टेड in passing the widow remarriage act, in passing the widow remarriage act of 1856, widow remarriage act of 1856, जिसके फलस्वरूप 1856 का जिसके फलस्वरूप 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। फर्स्ट लॉफुल widow remarriage, first lawful widow remarriage was held under the supervision of Vidyasagar, under the supervision of Vidyasagar। भारत की प्रथम
भारत की प्रथम कानूनी विधवा विवाह, कानूनी विधवा पुनर्विवाह, भारत का प्रथम कानूनी विधवा पुनर्विवाह या विधिक विधवा पुनर्विवाह, विधिक लिखिए ज्यादा सही शब्द है, भारत का प्रथम विधिक विधवा पुनर्विवाह उन्हीं की देखरेख में संपन्न हुआ, उन्हीं की देखरेख में संपन्न हुआ। और ये संपन्न हुआ दिसंबर 1856 को, दिसंबर 1856 में। तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए दिसंबर 1856। एक इसका बड़ा इसका वर्णन भी करा है, एक अंग्रेज पत्रकार थे, उन्होंने अपने लेटर्स में इसका जिक्र किया है, इस शादी का। तो बताते हैं कि जब बंगाल में शादी हो रही थी तो सड़कों पर इतनी भीड़ थी उस शादी को देखने के लिए, लोगों का हजूम लग गया, और कुछ लोग विद्यासागर को गालियां भी दे रहे थे, खराब बता रहे थे, मतलब मैक्सिमम पर्सन खराब बता रहे थे। हालांकि इसमें सरकार सपोर्ट कर रही थी विद्यासागर को, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्सी क्लास थी बंगाल की, जिन्हें भद्र लोग कहते थे, वो इसके विरोध में थे, भद्र लोग समाज इसके विरोध में था। खैर जो भी था, लेकिन इन्होंने 1860 तक आते आते लगभग 25 ऐसे विवाह कराए। तो लिखिए, ही सपोर्टेड he supported nearly 25 such remarriages. He supported nearly 25 such remarriages up to 1860. Up to 1860. 1860 तक उन्होंने 1860 तक उन्होंने ऐसे लगभग 25 विवाह कराए। ठीक है, अब निष्कर्ष के तौर पर लिख लो, कंक्लूजन, हमेशा कंक्लूड ऐसे ही करेंगे। सो विद्यासागर इज कंसीडर्ड Vidyasagar is considered the pioneer of considered the pioneer pioneer होगा बल्कि considered the pioneer in the field of girl education, in the field of girls education and widow remarriage in Bengal, widow remarriage in Bengal। ठीक है, हिंदी में लिखिए, इस प्रकार विद्यासागर को विधवा पुनर्विवाह एवं बालिका शिक्षा के संदर्भ में बंगाल का अग्रदूत माना जाता है, he was great Sanskrit scholar too, वे एक महान संस्कृत के विद्वान भी थे, who also try to make Bengali as a medium language
एज अ मीडियम लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास, ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास। ठीक है ना, तभी तो प्राइमर लिखा उन्होंने। वो ये मानते थे कि बंगाली एक माध्यमिक भाषा बन जाए बुद्धिजीवी वर्ग की, बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग की, तो इससे जो एक मोनोपॉली है संस्कृत की वो टूटेगी, उनका ये मानना था। तो लिखिए, वे बंगाली को वे बंगाली को बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग की, बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग की माध्यमिक भाषा बनाना चाहते थे, माध्यमिक भाषा बनाना चाहते थे। अच्छा, ये ब्रह्म समाज आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, तो ये बात भी इसमें लिखेंगे, और फिर बाद में एक पॉइंट में बस इसे कंक्लूड कर देंगे, पंचिंग पॉइंट्स में, एकदम बुलेट पॉइंट में, पंचिंग पॉइंट में उसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है, देखो ये ऐसे आंसर राइटिंग ऐसे ही की जाती है। अभी हम कंक्लूड कर रहे हैं इसे, तो केवल हम लोग कोर पॉइंट ही हम लोगों ने नहीं लिख लिए हैं इसमें। तो कोर पॉइंट माने कि उनका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या था, वो क्या कर रहे थे, दैट वाज कोर पॉइंट्स। हमने केवल यही मेंशन इसमें नहीं कर लिए, बल्कि अब हम कनेक्टेड पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे। और कनेक्ट निष्कर्ष में यही होता है कि आप क्या करिए, कुछ कनेक्टेड पॉइंट्स को भी मेंशन करके और एक पंचिंग लाइन से उसे कंक्लूड कर दीजिए। पंचिंग लाइन में आपको बताऊंगा कैसे लिखी जाती है। लिखो, इसमें कंटिन्यूएशन में ही लिखना। निष्कर्ष में कभी पैराग्राफ नहीं लिखा जाता है, मतलब पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं, एक ही पैराग्राफ में आता है कंक्लूजन, तो लिखते चले जाते हैं बस ऐसे ही। तो आप लिखिए इसमें, एज ही ऑल्सो एज ही ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ ब्रह्म समाज, एन एक्टिव मेंबर ऑफ ब्रह्म समाज, क्योंकि वे ब्रह्म समाज के भी एक सक्रिय सदस्य थे, ब्रह्म समाज के भी एक सक्रिय सदस्य थे, सो ही इज कंसीडर्ड सो ही इज कंसीडर्ड most prominent social reformer, most prominent social reformer of that time, most prominent social reformer of that time। इसलिए उन्हें इसलिए उन्हें अपने समाज का इसलिए उन्हें अपने समाज का एक प्रमुख समाज सुधारक माना जाता है, अपने समय का, समाज का नहीं, इसलिए उन्हें अपने समय का एक प्रमुख समाज सुधारक माना जाता है ना। और पंचिंग लाइन लिखिए, बाय द एफर्ट्स ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर, या ऐसा लिखना, हाँ ये चलो ऐसा ही लिख लो, बाय द एफर्ट्स ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर, बाय द एफर्ट्स ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर, द द कॉज ऑफ द कॉज ऑफ वीडो रिमैरेज, द कॉज ऑफ वीडो रिमैरेज became became more prominent more prominent in Bengali society, in Bengali society। इस प्रकार विद्यासागर के प्रयासों से इस प्रकार विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा बंगाली समाज सुधारकों का बंगाली समाज सुधारकों का प्रमुख मुद्दा बना। ड्यू टू हिज एफर्ट्स ड्यू टू हिज एफर्ट्स फॉर गर्ल्स एजुकेशन
फॉर गर्ल्स एजुकेशन, क्योंकि जिस बैथ्यून स्कूल में ये सेक्रेटरी थे ना, इसी की इसी की एल्यूमिनाई थी कादम्बिनी गांगुली, जो कि पहली भारत की पहली महिला ग्रेजुएट हैं। और बीना दास, कई क्रांतिकारी लोग, बीना दास और भी हैं, मैं उनका देखो नाम मुझे याद आ जाएगा, समय समय पे बताता रहूंगा। वो सब इस बैथ्यून स्कूल की एल्यूमनाई थी। तो बंगाली समाज में गर्ल्स एजुकेशन को इन्होंने जो एक आधारशिला दी, उसी की बदौलत बंगाली समाज की महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी और आगे फिर उसे मजबूत किया, क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन को भी मजबूत किया। तो यही लिखवाना है मुझे आपको, दैट इज द पंचिंग लाइन एक्चुअली। तो आप लिखिए, क्योंकि ये रेयर भी है, और ये आपको किताब वगैरह में कहीं नहीं मिलेगी, किसी बुक में नहीं मिलेगी, किसी भी किताब में ये नहीं मिलेगी। इसको जरा लिखो लेकिन। अच्छा, ये पुराने वाले जो स्टूडेंट है ना, उनके नोट्स में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक मुझे बुक मिली पिछले दिनों, कबाड़ी वाले ने से मुझे मिली वो। और उसमें हिस्ट्री को मैप से बताया गया था, तो मैंने उसमें मैप्स कुछ देखे, उसमें बैथ्यून के मैप्स थे, बैथ्यून स्कूल के, और उसमें फिर उनके अलुमनाई के नाम दिए गए थे। शानदार है वो किताब। चलिए, क्या लिखा था जरा सेंटेंस बताओ। ये सेंटेंस बताओ जरा, क्या लिखा था, क्योंकि मुझे अब जोड़ना पड़ेगा उसमें। अरे Due to इंतजार his मत करो, efforts कोई भी for बोल दो। girls education, हाँ हाँ। हाँ विभूति बताओ। due to his efforts for girls education, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, ड्यू टू हिज एफर्ट्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, बंगाली बंगाली, या ऐसा लिखना, ड्यू टू हिज एफर्ट्स ऑफ गर्ल एजुकेशन, गर्ल्स फ्रॉम गर्ल्स फ्रॉम बंगाल गर्ल्स फ्रॉम बंगाल rose to the prominent rose to the prominent level in national movement, rose to the prominent level in national movement। बालिका शिक्षा के लिए उनके प्रयासों के फलस्वरूप बालिका शिक्षा के लिए उनके प्रयासों के फलस्वरूप बंगाली समाज में महिलाएं बंगाली समाज में महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका में रहीं राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका में रहीं। कादम्बिनी गांगुली एंड बीना दास कादम्बिनी गांगुली एंड बीना दास were the alumni of Bethune School. were the alumni of Bethune School. कादम्बिनी गांगुली एवं बीना दास बैथ्यून स्कूल की ही पुरातन छात्र थी, who played an important role in national movement, who played an important role in national movement, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, अब मुझे बताओ, निष्कर्ष को पढ़ो इसे दोबारा, इस निष्कर्ष को देखो, और इसमें कोई मुझे कमी बताओ। इसे कंक्लूजन को एक बार पढ़ लो, जो 2 3 4 लाइनें हैं, और आप आंसर राइटिंग में
इसमें मुझे इसमें बताओ कि इसमें ये कमी रह गई, या इसमें ये इसमें और होना चाहिए। रुमझुम आप बताओ। कुछ भी कमी नहीं है, सारा सही है। देखो यही लिखना है आपको आंसर राइटिंग में ना, आपको इसी पे फोकस करना है। अब आंसर राइटिंग में इसको इसको थोड़ा सा एक पक्ष इसका और देखो। कंक्लूजन में मैंने क्या किया है, मैंने केवल ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में ही नहीं लपेटा है, बताया है कि उन्होंने क्या किया जस्ट एक लाइन में। मैंने इसमें उनका लॉन्ग टर्म का इफेक्ट बताया नेशनल मूवमेंट में, कि लॉन्ग टर्म में ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो कार्य किए उनका क्या योगदान था, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर इन लॉन्ग टर्म ऑफ नेशनल मूवमेंट, उनके प्रयासों का क्या योगदान था। अगर आप ऐसा करके कुछ लिख देते हो ना, आप अगर ऐसा करके लिख पाओगे, अगर एक दो लाइन भी आपने ऐसे, जैसे ये पंचिंग लाइन कही जाती है जो हटके होती हैं दूसरे से, तो अगर ये थोड़ी सी आपने लिखी तो इसी पर तुम्हें एक नंबर ज्यादा मिल जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर और बढ़िया मार्किंग कर दे, क्योंकि ये पंचिंग लाइन बड़ी जरूरी होती है। तो इनको आप लिखना सीखिए। अगर आपको दूसरों से ज्यादा नंबर लेने हैं और लिमिटेड नॉलेज में, तो कुछ पंचिंग लाइंस को ऐड करना सीख लीजिए अपने आंसर राइटिंग में। इसी को हम लोग फोकस करेंगे, जो हमारा आंसर राइटिंग वाला बैच है ना, जो अभी ये 10:30 बजे 9:30 बजे से है। आगे जब ये हिंदी खत्म हो जाएगी तो इसी चीज के ऊपर ध्यान देंगे कि कैसे है, क्या है आंसर राइटिंग को, क्या कैसे करें, जस्ट ऐसे ही। चलिए, पर हाँ ये जरूर है, इसके लिए अ, आपको नॉलेज चाहिए होगी, इंफॉर्मेशन, आप अच्छे इंफॉर्मेटिव पर्सन होने चाहिए कि चीजों के बारे में पता हो, तभी आप लिख पाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट आप इसमें लिखिए बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर, है ना। इनका कोई मतलब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, एक दो लाइन है इनके बारे में। देखो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। मैंने आपको बताया कल क्लास में, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में चूंकि जो कास्ट लाइन थी ना वो बहुत ज्यादा गहरी थी। जातिगत विभाजन बॉम्बे और मद्रास, या कह सकते हैं दक्षिण भारत के समाज में बहुत ज्यादा था, बहुत गहरा था। इसलिए आप देखने को मिलेगा वहां पर जाति सुधार आंदोलन, वहां समाज सुधार आंदोलन जाति सुधार आंदोलन के रूप में बदल जाते हैं। वहां के जो सोशल रिफॉर्म्स हैं वो आपको कास्ट रिफॉर्म्स के रूप में देखने को मिलेंगे। जैसे ज्योतिबा फूले वहीं आपको मिलेंगे, डॉक्टर अंबेडकर वहीं आपको देखने को मिलेंगे, और उनसे भी पहले बाल शास्त्री जाम्बेकर एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी आपको वहीं देखने को मिलेंगे। तो साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया का जो सोशल रिफॉर्म है वो बेसिकली कास्ट रिफॉर्म ही है एक तरीके का। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर भी वैसे ही थे। वैसे तो ये एक उच्च वर्ग से आते थे, लेकिन ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को इन्होंने तोड़ने का काम किया, या उसको प्रयास किया तोड़ने का। इन्होंने एक अखबार लिखा, ये अखबार बड़ा प्रोमिनेंट है, बस इसी अखबार के बारे में इसलिए पूछा जाता है इसमें अगर आता है कुछ। दर्पण, इस अखबार का नाम था दर्पण। 1832 में इन्होंने इसे निकाला, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से ये जुड़ा हुआ था। तो आप इसमें लिखिए बाल शास्त्री जाम्बेकर में डैश करके लिखना, वॉज वन ऑफ द, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉज, वॉइस ब्रेक हो रही है। क्लियर है अलीजा सर। आपके यहाँ शायद नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। देखो श्रृंखला को तो इलाहाबाद में बैठे हुए भी आवाज आ रही है,
तुम्हें मेरिट में नहीं आ रही? तो ऐसे मत करो, देखो मेरिट क्या वाले तो है सुन लो। समझ। हाँ देखो क्लियर है। चलो। अरीजा, वो शायद तुम्हारे यहाँ कुछ नेटवर्क में इशू होगा, एक बार देख लो उसे चेक करके। सर मेरठ में मौसम थोड़ा एक ऐसे ही बार। है। हाँ मेरठ में मौसम खराब है, ये पक्का है, नेटवर्क में। इसीलिए मैंने भी पहले नेटवर्क में दिक्कत थी वाईफाई में, तो फिर मैंने नॉर्मल उससे चलाया। चलिए, कोई नहीं, डेटा ऑन करके दोबारा ऑफ करके देखो, फ्लाइट मोड पे लगा लोगे, कुछ करो, कुछ होगा। मुझे ज्यादा तो नहीं आता, बस इतना ही आता है जो मैं बता रहा हूँ। चलो, लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में, बाल शास्त्री जाम्बेकर, या इसमें पहला पॉइंट लिखना, ही वॉज इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ही वॉज इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे। ही अटैक्ड ही अटैक्ड ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी। ही अटैक्ड ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी। उन्होंने ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी पारंपरिक विचारों पर प्रहार किया। पारंपरिक विचारों पर प्रहार किया। एंड ट्राई टू रिफॉर्म ट्राई टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी। ट्राई टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी, तथा हिंदू समाज सुधार का प्रयास किया। हिंदू समाज सुधार का प्रयास किया। ही स्टार्टेड वीकली, अभी एक न्यूज़पेपर है उनका, ही स्टार्टेड वीकली दर्पण। ही स्टार्टेड वीकली दर्पण इन 1832। उन्होंने 1832 में 1832 में पत्र दर्पण निकालना शुरू किया। पत्र दर्पण निकालना शुरू किया। बस यही पूछा गया एग्जाम में कि किसका था ये पेपर, क्योंकि ये सबसे पहला पेपर था जिसने कास्ट ग्रीवियंसेस और उनकी तरफ ज्यादा बात की, कास्ट के बारे में ज्यादा बात की। बाय दिस न्यूज़पेपर बाय दिस न्यूज़पेपर he popularized his socio-religious ideas. He popularized his socio-religious ideas। तथा इसी पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने समाज धार्मिक विचारों को प्रचारित किया। अपने समाज धार्मिक विचारों को प्रचारित किया। ठीक है ना, ये भी यहीं थे, बॉम्बे में। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखो। अब मैं इसको एक सीक्वेंस में आपको लिखवा रहा हूं, रीजन उसका ये है, जितने भी कास्ट से रिलेटेड या कास्ट से रिलेटेड सोशल रिफॉर्म्स थे या सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनकी बात एक ही जगह आ जाए। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारत में समाज सुधार विशेष तौर पर एक जाति सुधार था, टिप्पणी कीजिए। इन इंडिया द सोशल रिफॉर्म एक्सक्लूसिवली द कास्ट रिफॉर्म्स, राइट अ शॉर्ट नोट। तो फिर आप उस पर लिख सको, शुरू कर सको बाल शास्त्री जाम्बेकर से, ज्योतिबा फूले, और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर और गांधी तक आप फिर लेके आ जाओ उसे, क्योंकि गांधी का हरिजन आंदोलन उसी से संबंधित था। और फिर आगे डॉक्टर अंबेडकर का भी वंचित उद्धार आंदोलन या दलित उद्धार आंदोलन,
वो भी उसी से संबंधित था, तो आप वहां आके उसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारा एक जगह मैं कर लूंगा। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी को हम लोग आगे पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट में, तो यहाँ पर उनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर ज्योतिबा फूले तक हम लोग रखेंगे, है ना। तो आप हेडिंग लिखिए इसमें नेक्स्ट, ज्योतिबा फूले एंड सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फूले एंड सत्य शोधक समाज। हाँ रुमझुम बताओ। यदि सर क्वेश्चन आए कि जाति के ऊपर, मतलब आपने जैसे बताया जाति के ऊपर आए कास्ट को लेके, तो ये ब्रह्म शास्त्री हम्म से लेकर ज्योतिबा फूले को ही मेंशन करेंगे? ना, फिर गांधी तक लेके जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर तक लेके जाएंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि ना केवल गांधी डॉक्टर अंबेडकर, बल्कि कंक्लूड करिए बहुजन समाज आंदोलन तक। काशीराम, डॉक्टर काशीराम और मायावती तक लेके उसे आइए। और इसके बाद जो नई एक टेंडेंसी है, जो नया, खैर चलो ये आपके लिए तो नहीं, जुडिशरी वालों के लिए आप यहीं तक रख देंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव वाला कोई है तो फिर उसके लिए तो आप उसे, जो न्यू ट्रेंड है सोसाइटी में कास्ट को लेके, उसे भी आप इंक्लूड करिए उसमें, है ना। तो आप, अब अगर आप इसके ऊपर कुछ आता है लिखने के लिए, तो आप बाल शास्त्री जांबेकर से शुरू करके और नेशनल मूवमेंट में आप गांधी तक लेके तो आइए, गांधी डॉक्टर अंबेडकर तक। फिर उसके बाद जब कंक्लूड करें उसे, तो कंक्लूजन में फिर काशीराम और मायावती का भी जिक्र करें, क्योंकि ये बहुजन उत्थान आंदोलन के एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी माने जाते हैं। विशेष तौर पर काशीराम, तो उन्होंने बहुजन कॉज को आगे बढ़ाया। जो जो मुद्दे या जो बातें ज्योतिबा फूले या डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार थे, उनको वो आगे लेके आए काशीराम, तो आप उनका जिक्र कर सकते हैं। ठीक है सर। उनका जिक्र कर सकते हैं, मैं तो कहूंगा करें। अगर मैं लिखूंगा तो मैं तो जरूर करूंगा, क्योंकि मैं एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना चाहता, तो दिखाना क्या नहीं चाहता, कि मैं मानता हूं कि जो बहुजन आंदोलन है वो 19वीं सदी से लेके और वो 21वीं सदी तक, आज तक भी है। मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, अभी भी कोई समाधान एग्जैक्ट उसका नहीं। और अब तो और ज्यादा क्वेश्चन मार्क है ना। तो अब एक और क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है उसके ऊपर, क्योंकि अब फिर से हम लोग एक ऑर्थोडॉक्सी की तरफ जा रहे हैं, रिचुअलिस्टिक ऑर्थोडॉक्सी की तरफ जा रहे हैं इस 21वीं शताब्दी के इस दौर में, जहां कुछ मुद्दे इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएं, जहां व्यक्ति पीछे और बाकी सब चीज आगे हो जाए, तो फिर वहां जैसे मंदिर और मस्जिद मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाए, लोग इंपॉर्टेंट ना हो, तो फिर इट इज अ बैकवर्ड अप्रोच, नॉट द फॉरवर्ड अप्रोच। तो फिर तब तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है लिखना, है ना। हाँ स्वप्निल। सर अभी जो आपने क्वेश्चन बोला था वो एक बार रिपीट कर दीजिए। वो तो मैं भी भूल गया। ओके कोई नहीं। आ, हाँ मतलब मैं सोच के फिर से बोल सकता हूँ उसे, क्योंकि क्वेश्चन है वो, देखो मेरे अब बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा। चलो आ जाएगा, मैं कोई और क्वेश्चन बना दूंगा उसके ऊपर। ओके सर। हम्म हाँ क्वेश्चन याद आ गया। क्वेश्चन वो ये है कि भारत में समाज सुधार, अब देखो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान नहीं है। भारत में समाज सुधार, भारत में समाज सुधार जाति सुधार आंदोलन का ही, या भारत में समाज सुधार आंदोलन जाति सुधार आंदोलन का ही एक रूप है। इन इंडिया द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इज एन एस्पेक्ट ऑफ कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट। या इसको उल्टा कर सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं, कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया इज एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ये सही है बिल्कुल। भारत में जाति सुधार आंदोलन समाज सुधार आंदोलन का ही एक पक्ष है। टिप्पणी कीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट।
देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा इसको नोट कर लो आप सब लोग, ये तो बड़ा अच्छा सवाल निकला, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको जरा नोट करो और फिर लिखने की कोशिश करना सब लोग। जब पूरा खत्म हो जाए ना, ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कंप्लीट हो जाए, फिर आप इसको लिखने की कोशिश करना। लिखो, भारत में जाति सुधार आंदोलन, जाति सुधार आंदोलन समाज सुधार आंदोलन का ही एक पक्ष है, समाज सुधार आंदोलन का ही एक पक्ष है। इन इंडिया द कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट, द कास्ट मूवमेंट या कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट is an aspect of social reform movement, is an aspect of social reform movement। ठीक है, या तो ये लिख सकते हैं, या एक ये भी लिख सकते हैं कि भारत में समाज सुधार आंदोलन जाति सुधार आंदोलनों का ही एक वृहद रूप है, इसको भी लिख लीजिए। और या ये भी एक बढ़िया सवाल निकल के आया, अब इससे आंसर की बारीकियां पता चलेंगी राइटिंग में, करने में, राइटिंग की, कि दोनों का उत्तर अलग अलग लिखा जाएगा। अब देखना इसमें, जबकि बात एक ही है, उत्तर लेकिन अलग तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा। सवाल लिखो, भारत में समाज सुधार आंदोलन, भारत में समाज सुधार आंदोलन जाति सुधार आंदोलनों का ही, जाति सुधार आंदोलनों का ही एक वृहद रूप है, एक वृहद रूप है। इन इंडिया, इन इंडिया द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, the social reform movement is an enlarged part of, is an enlarged part of, या in an enlarged aspect लिखना, part नहीं, is an enlarged aspect of caste reform movement। अब इस पे दोनों पे शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। बात एक ही है, दोनों में एक ही चीज आनी है, लेकिन अलग अलग तरीके से आनी है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब लिखो आप हेडिंग इसमें, ज्योतिबा फूले एंड सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले एंड सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले एवं सत्य शोधक समाज, ठीक है। इसको यहां तक करते हैं, आगे इससे कल कर लेंगे। अभी हम लोग हिंदी की क्लास का रखेंगे। देखो हिंदी की क्लास भी आज ऐसे ही हो पाएगी, मैं बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लैपटॉप आज काम नहीं कर रहा मेरा, कैमरा वगैरह भी उसका काम नहीं कर रहा है, तो आज फोन से ही क्लास हो पाएगी, लेकिन समझ में आ जाएगा, ये पक्की बात है। कोशिश करूंगा पूरी आपको समझाने की। कोई क्वेरी है तो आप पूछ